गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, लेबर लॉ। लेबर लॉ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था उद्योग की परिभाषा, औद्योगिक विवाद, छटनी, हड़ताल, ठीक, जबरी छुट्टी, तालाबंदी, ये सब पढ़ा चुका हूँ। अब इसी में औद्योगिक विवाद अधिनियम में मुझे क्या पढ़ाना है आप लोगों को, श्रम न्यायालय। श्रम न्यायालय क्या होता है, ठीक है, उसे बताना है। ठीक, श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय लेबर लॉ, श्रम न्यायालय। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट में, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे हैं। इंडियन डिस्प्यूट एक्ट नहीं है, सॉरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट IDA 1947। इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 हम पढ़ रहे हैं। 1947 के सेक्शन 7 में श्रम न्यायालय, सेक्शन 7 में श्रम न्यायालय के बारे में बताया गया है कि श्रम न्यायालय क्या है, श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, श्रम न्यायालय का कार्य क्या है। ठीक है, श्रम न्यायालय के बारे में बताया गया है। श्रम न्यायालय क्या होता है, जनरल भाषा में श्रम न्यायालय जो श्रमिकों से संबंधित वादों का निस्तारण करता हो, जो श्रमिकों से संबंधित, ठीक है, वादों का निस्तारण करता हो, श्रम न्यायालय है। मतलब एक स्पेशल कोर्ट होती है, ठीक, एक श्रम न्यायालय जो लेबरों की और नियोजकों की, ठीक, वादों को सुनता है, स्पेशल वादों को सुनता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सुनता है। श्रम न्यायालय लेबर लॉ, श्रम न्यायालय इंडियन डिस्प्यूट एक्ट की धारा 7 में है, IDA। ठीक, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 7 में है। अब श्रम न्यायालय ऐसा न्यायालय जो श्रमिकों का वाद, जिसमें श्रमिक डायरेक्ट अपने बात को ले जा सकते हैं, या नियोजक अपने बात को उसमें डायरेक्ट ले जा सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, श्रम न्यायालय इसे कहते हैं। ठीक, अब श्रम न्यायालय कहाँ, सेक्शन 7 में श्रम न्यायालय कौन है, ठीक, श्रम न्यायालय से क्या तात्पर्य है ये बताया गया। श्रम न्यायालय क्या है, किसी राज्य में एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय गठित किए जा सकते हैं। मतलब किसी राज्य में राज्य सरकार चाहे, ठीक है, तो एक या एक से अधिक न्यायालय का गठन कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी राज्य में एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय का गठन किया जा सकता है। इसके गठन का अधिकार राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को समान रूप से प्राप्त है। मतलब श्रम न्यायालय के गठन का केंद्र को उतनी ही शक्ति प्राप्त है और राज्य को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है, समान शक्तियां प्राप्त है, चाहे केंद्र सरकार गठन कर दे चाहे राज्य सरकार गठन कर दे। ठीक, गठन का राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है। यदि श्रम न्यायालय जो बनेगा राज्य में, उसके गठन का प्रकाशन कहाँ किया जाएगा, समाचार पत्रों में किया जाएगा, या प्रकाशन किया जाएगा उसके गठन का कि यहाँ श्रम न्यायालय का गठन हुआ है। ठीक, ऐसे श्रम न्यायालय में एक व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब देखिए, श्रम न्यायालय का गठन कैसे होगा, एक राज्य में एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय होगा। ठीक, एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय होगा, या तो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार, दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, समान रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, यदि ऐसा श्रम न्यायालय बना दिया गया है किसी राज्य में, तो ऐसे श्रम न्यायालय के लिए क्या करना होगा, उसका प्रकाशन करना होगा। प्रकाशन का माध्यम होगा पेपर,
या टीवी में ऐड करवा दें, या जनरली जो रोज दैनिक पेपर आता है उसमें गजट करा दें, ठीक, उसका प्रकाशन होना आवश्यक है। और ऐसे श्रम न्यायालय के में एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा, एक व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। तो ऐसी इन सब चीजों से मिलकर क्या बनेगा, एक श्रम न्यायालय बनेगा, ठीक है। अब क्या है, पीठासीन अधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति के लिए क्या अर्हता है, क्या योग्यता है, ये बताया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, देखिए जो पीठासीन अधिकारी इस श्रम न्यायालय में बनेगा, उस अधिकारी की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है या अर्हता है, उसे बताया गया है। कहाँ बताया गया है, श्रम न्यायालय। श्रम न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनकी क्या योग्यता होगी, उसके लिए ये बताया है। कौन व्यक्ति ऐसे श्रम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, श्रम न्यायालय का अधिकारी पीठासीन अधिकारी नियुक्त होगा, उसके लिए क्या योग्यता है वो बताई गई है। तो क्या योग्यता है, पहला है वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। जैसे पहला क्या है, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या है, या वह है या रहा हो। कोई ऐसा न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय, कोई न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है या रहा हो, यानी रिटायर्ड है या प्रेजेंट में है, उसमें से किसी को एक ये पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है, वह 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो। 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो, डीजे या एडीजे रहा हो, ठीक, 3 वर्ष तक, ठीक। तीसरा, उसने भारत में 7 वर्ष से अन्यून अवधि तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। मतलब 7 वर्ष से कम की किसी भी न्यायिक पद पर न रहा हो, 7 वर्ष से ज्यादा ही रहा हो। 7 वर्ष से अन्यून मतलब 7 वर्ष से ज्यादा, 7 वर्ष से कम नहीं। 7 वर्ष से यदि कम है तो उसके लिए वो उसकी योग्यता नहीं है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, कम से कम 5 वर्ष तक राज्य अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी रहा हो। राज्य सरकार के अंतर्गत गठित श्रम न्यायालय में क्या रहा हो, 5 वर्ष तक पीठासीन अधिकारी रहा हो, उसे भी श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। पांचवा, यह इस अधिनियम के तहत गठित श्रम अपील अधिकरण या अन्य अधिकरण में कम से कम 2 वर्ष तक सभापति रहा हो। मतलब क्या कि अपील अधिकरण या अन्य अधिकरण, ट्रिब्यूनल में क्या रहा हो, कम से कम 2 वर्ष तक सभापति रहा हो, अध्यक्ष पद पर रहा हो किसी ट्रिब्यूनल या, ठीक है, किसी ट्रिब्यूनल में क्या 2 वर्ष तक उसका सभापति रहा हो, अध्यक्ष रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। ये योग्यता होती है उनकी, ठीक। श्रम न्यायालय के कार्य, श्रम न्यायालय का क्या कार्य होता है ये बताया जाए, बता रहा हूं। श्रम न्यायालय के कार्य, श्रम न्यायालय का कार्य, श्रम न्यायालय के क्या कार्य होते हैं ये जान लीजिए। क्या होता है, जब कभी ऐसे न्यायालय को विवाद निर्देशित कर दिया जाता है तो इन न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे यथाशीघ्र उन पर कार्यवाही प्रारंभ करें।
देखिए श्रम न्यायालय का कार्य क्या है कि यदि कोई बात श्रम न्यायालय में कोई बात यदि किसी बात को निर्देशित कर दिया जा रहा है, कोई बात श्रम न्यायालय में ले आया जा रहा है तो उसका निस्तारण जल्द से जल्द करना है। ठीक, इन न्यायालयों का कर्तव्य है कि वो यथाशीघ्र उन पर कार्रवाई प्रारंभ करे, मतलब उस बात को जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी क्या करें, सुनवाई करें और उसका निर्णय दें। ठीक है, इनका यही कार्य है। यदि कोई बात श्रम न्यायालय में चला गया है, ठीक है, या कोई कोर्ट श्रम न्यायालय में निर्देशित कर दिया है निचली कोर्ट ने, तो क्या करना है, इस ऐसे न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह उस बात का निस्तारण जल्दी से जल्दी करे, जितना जल्दी हो सके सुनवाई करके उस पर निर्णय दे दे। ठीक, इस न्यायालय का यही कार्य है। ठीक, अब क्या है, श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अब क्या है, श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोड। श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोड। श्रम न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक इसकी पहुंच है। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है और कहाँ तक इसकी पहुंच नहीं है। जितनी पहुंच इसकी होगी उतना ही ये बात सुनेगा, उससे यदि उससे कहीं बाहर का बात है तो ये श्रम न्यायालय नहीं सुनेगा। ठीक है, तो यही क्षेत्राधिकार है, मतलब इसको कितना पावर है, कितना जुरिस्डिक्शन है, कितना तक ये बात सुन सकता है, किस एरिया तक का बात सुनेगा, ये सारी चीजें श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती हैं। ठीक है, क्षेत्राधिकार। ठीक, तो क्या है, पहला है, ठीक है, पहला क्या है, अस्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोजन द्वारा पारित आदेशों की वैधता एवं औचित्य। आदेशों के जो नियोजक है उसकी जो डिसीजन आ रहा है उसकी वैधता और औचित्य क्या है, उसके लिए वो सुनवाई करेगा। ठीक है, देखिए जो नियोजक ने श्रमिकों के लिए आदेश दिया है, यदि वो कितना कहाँ तक उसका आदेश सही वैध है और औचित्यपूर्ण है, ये देखना इसका एक कार्य है। एक कार्य ये है कि नियोजक ने यदि श्रमिकों के हित के लिए कोई नियम बनाया है, अहित के लिए देखो टकराव होगा तभी तो कोई जाएगा। तो नियोजक और श्रमिकों में जब टकराव होगा तो न्यायालय के सामने बात जाएगा। तो न्यायालय ये देखेगा कि नियोजक ने क्या किया कि कितना इस जो आदेश पारित किया है कितना वैध है और कितना औचित्यपूर्ण है। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है, यही तो देखेगा श्रम न्यायालय। ठीक, दूसरा क्या है, अस्थायी आदेशों की व्यापकता एवं विश्लेषण, मतलब जो आदेश दिया गया है उसका विश्लेषण करेगा, क्या ये सही है, क्या कितना तक ये सही है, कितना लागू करना चाहिए, कितना नहीं लागू चाहिए, क्या यह व्यापक क्षेत्र इसका व्यापकता है, क्या इसका सही औचित्य है। ठीक है, ये देखेगा। तीसरा क्या है, अनुचित ढंग से श्रमिकों का निष्कासन, उनकी सेवा विमुक्ति तथा पुनर्नियोजन। वो देखेगा क्या अनुचित ढंग से किसी श्रमिकों को निकाल दिया गया है, ठीक, या उसकी सेवा विमुक्ति कर दी है, सेवा से हटा दिया गया है, क्या ये अनुचित है या उचित है, ये देखेगा। ठीक है, पुनर्नियोजन, क्या इसका पुनर्नियोजन हो सकता है, क्या फिर वह काम पे वापस आ सकते हैं, ये सारी चीजें क्या देखेगा श्रम न्यायालय देखेगा। ठीक है, कि क्या अनुचित ढंग से तो नहीं निकाला गया है, या श्रमिकों की जो सेवा विमुक्ति की गई है, सेवा से समाप्ति की गई है, क्या वो सही है, क्या ऐसा सेवा विमुक्ति उचित है, क्या औचित्यपूर्ण है, या जो यदि औचित्यपूर्ण नहीं है तो क्या पुनर्नियोजन हो जाएगा, ये सारी चीजें श्रम न्यायालय देखेगा। चौथा, किसी परंपरागत विशेषाधिकार या छूट का वापस लिया जाना, जैसे कोई सेवा में छूट चल रही है,
पहले क्या था, 20 दिन की छूट, 10 दिन की, 5 दिन की छुट्टी है, ठीक है, एक महीने में 4-5 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, 2 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, 3 दिन की छुट्टी दे दी, क्या वो उसे हटा लिया गया है? तो क्या ऐसा हटाना उचित है कि अनुचित है? क्या नियोजक के हित में है या श्रमिक के हित में है? इस पर भी बात देखा जाएगा, ठीक है। किसी परंपरागत विशेषाधिकार या छूट का वापस लिया जाना, जैसे कोई परंपरागत छूट मतलब जो लगातार चली आ रही है, बहुत दिनों से नियोजक छूट दे रहा था श्रमिकों को, तो उसे अचानक हटा लिया गया है, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? उस पर ये क्या करेगा, देखेगा और अपना डिसीजन देगा, ठीक है, कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक। हड़ताल तालाबंदी की वैधता या अवैधता, जैसे मैं बताया था, हड़ताल, तालाबंदी, जबरी छुट्टी, ठीक है, या क्या नाम है, छटनी, ये सारी चीजें यदि नियोजक में या कर्मकार, नियोजक या कर्मकार, जो कर्मकारों को श्रमिक कहते हैं, या श्रमिक जो श्रमिक हैं और नियोजक हैं, क्या इन लोगों के जो हड़ताल कौन करेगा? श्रमिक करेगा, और तालाबंदी कौन करेगा? नियोजक करेगा, ठीक। और छटनी वही करता है, नियोजक करता है, और जबरी छुट्टी भी नियोजक ही करता है, ठीक है। तो यदि ये जबरी छुट्टी, हड़ताल, तो हड़ताल यदि श्रमिकों ने किया है तो नियोजक जाएगा ना श्रम कोर्ट में, तो क्या हड़ताल वैध था? क्या हड़ताल करना वैध था? मैं हड़ताल के लिए बताया था कि 6 सप्ताह के पहले नोटिस देना है, फिर नोटिस के देने के 14 दिन बाद अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे, बहुत सी तरीका बताया था। तो क्या ये सारी चीजों को फॉलो किया गया था हड़ताल करने से पहले, या तालाबंदी करने से पहले नियोजक ने सारी चीजों को फॉलो किया था कि नहीं किया था? ये सारी चीजें क्या होगी, देखेगा ये न्यायालय, और न्यायालय देखेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, इस पर अपना डिसीजंस देगा कि क्या ये वैध था, हड़ताल या तालाबंदी जो भी है, क्या वैध था, छटनी जो थी क्या उचित थी या अनुचित था, इस पर ये न्यायालय देखेगा। छठा क्या है, अन्य सभी मामलों में तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट नहीं है। जो तृतीय अनुसूची है, इसमें लेबर लॉ में तृतीय अनुसूची है, उसमें और भी क्राइटेरिया है जो इसमें बड़े नहीं है, ठीक। ये हो गया श्रम न्यायालय की शक्तियां। श्रम न्यायालय की शक्तियां क्या है? श्रम न्यायालय की शक्तियां, श्रम न्यायालय की शक्तियां क्या? पावर ऑफ अ लेबर कोड, पावर ऑफ लेबर कोड, ठीक है। श्रम न्यायालय की शक्तियां क्या है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको श्रम न्यायालय की क्या क्या शक्तियां होती हैं। किसी मामले या बात का परीक्षण करते समय एक दीवानी न्यायालय को जो अधिकार दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, प्रत्येक श्रम न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। मतलब जो सीपीसी में अधिकार प्राप्त है दीवानी न्यायालय को, वही क्या है, श्रम न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो पहला क्या है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए विवश करना और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण करना। किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए, ठीक है, इसके पास शक्ति होती है, और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण करेगा, शपथ भी दे सकता है, ठीक है, श्रम न्यायालय। फिर क्या है अगला, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए आयोग जारी कर सकता है, कमीशन निकाल सकता है। साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार होता है श्रम न्यायालय को। कागजात तथा सार्वजनिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश कर जाए, एविडेंस के लिए कागजात प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को जो आए हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें विवश करना है कि आप ये कागजात ले आइए, सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट लेके आइए, ठीक। और भी अन्य मामले हैं जो इस प्रकार इस न्यायालय को दिए गए हैं, ठीक है। न्यायालय को बहुत से और अधिकार दिए गए हैं, जो क्या नाम है, श्रम न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के जो अधिकार होते हैं वही सारे श्रम न्यायालय के भी अधिकार होते हैं, ठीक है। तो श्रम न्यायालय के जो अधिकार है, मैंने आपको क्या बताया, श्रम न्यायालय क्या होता है, श्रम न्यायालय का गठन कैसे होता है, श्रम न्यायालय के कार्य क्या होते हैं, श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होता है, श्रम न्यायालय की शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है। श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी कैसे कौन नियुक्त हो सकता है,
ये सारी चीजें बताया और बाकी का नेक्स्ट टर्न पे है, ठीक है, ओके।